हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डिमांड था इसी क्लास के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हूबहू बीएसएससी परीक्षा के पैटर्न पर आपका आधारित 15 शीट दिया हुआ है। आज का क्लास नंबर आपका फर्स्ट होने वाला है। आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को पहली बार या इस चैनल पर आकर पहली बार आप देख रहे हो, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आइए आज के इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। इन चारों में से कौन सा ऐसा महासागरीय धारा है जो कि हिंद महासागर की है। देखिए, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आराम से आप रोक लिया करेंगे। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर बी आपको टिक करना है। अगुलहास धारा हिंद महासागर की जलधाराएं होती है। इसके अलावा भी दो चार आप ध्यान रखिए, जैसा कि आप लोगों ने मोजाम्बिक का नाम जरूर सुना होगा। मोजाम्बिक जलधारा पूछेगा तो यह भी आपका हिंद महासागर का ही है। साथ ही साथ मेडागास्कर आपको ध्यान आ रहा होगा, मेडागास्कर के बारे में पूछा जा सकता है। अगुलहास आपने देखा। फिर आपका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा है ये भी हिंद महासागर की ही धाराएं हैं। अगर प्रशांत महासागर की धाराएं पूछा जाए कौन सा है, तो जैसा आपने क्यूराइल धारा देखा, फ्लोरिडा देखा, कनारी धारा देखा, ये सारे प्रशांत महासागर की जल धाराएं हैं। इन सबको भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपका सवाल बनकर आता ही आता है। ठीक है, चलिए आइए नंबर सेकेंड को देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ कह रहा है क्या कि मध्यम निकाय किस भाषा में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में है। आपको पता है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका कि जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे एक दो सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। गौतम बुद्ध ने जो घर को छोड़ दिए थे उनको क्या कहा जाता है, यानी गृह त्याग को क्या कहा गया है, तो महाविनिष्क्रमण आपको ध्यान आ रहा होगा। सांख्य दर्शन के आचार्य नाम अगर पूछेगा तो आलार कलाम थे, और राजगिरी के ही पास में धर्माचार्य थे रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों महात्मा बुद्ध के गुरु रहे थे। स्टार्टिंग में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, निरंजना नदी पर हुई थी, बिहार में जो कि है। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष कहिए या फिर बोधि वृक्ष, दोनों नाम से ये फेमस है। चलिए अब चलते हैं नंबर थर्ड पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर 243 का आई, यानी कि आपको ये ध्यान रख लेना है। देखिए, इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है। राज्य वित्त आयोग का गठन अगर पूछेगा अनुच्छेद किसके तहत होता है, तो अनुच्छेद आपको 280 ध्यान रख लेना होता है, इसी के अंतर्गत किया जाता है। 243 का आपको जो जे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हो, 243 जे में पंचायत के जो लेखाओं का रिलेशन रहता है ना, संबंधित जो बात होती है वो इसी में दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 4 बताइए कि निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए स्वीडन में 1809 में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दो बात और अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे में कि आपसे पूछा जा सकता है ना कि जैसे बिहार में जैसे लोकपाल वगैरह है ना, बिहार में लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आप समझिए। तो डेट को लेके 1973 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए आपने इसे देख लिया, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है। 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, इसी के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अगर जैसे आपका इसके ऊपर जस्ट देखिए 92 वाला संविधान संशोधन है, ध्यान आ रहा होगा, यह 2003 में हुआ था, और संविधान का 8वीं अनुसूची में 4 और एक्स्ट्रा भाषा को जोड़ दिया गया था। कौन कौन सा था, बोडो था, मैथिली था, डोगरी था और संथाली था। एक प्रैक्टिस सेट में मैथिली को जो ना 2002 शायद बता दिया गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2003 में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, और 8वीं अनुसूची में अब टोटल अगर पूछेगा कितना, तो 22 भाषा शामिल है।
71वां संविधान संशोधन, इसी में ना 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया था। कब? 71वें वाले संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें 3 और भाषा को जोड़ा गया था। किसमें किसमें, कौन कौन सा? तो बोडो, माफ़ कीजिएगा, ये आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। ठीक है ना। 71वां संविधान संशोधन में किसको किसको जोड़ा गया था? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 42वां संविधान संशोधन देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1976 में हुआ था। डेट सबको याद कर लीजिए कब कब कौन सा हुआ था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन ना, आपको नाम ध्यान आ रहा होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसी की सिफारिश की वजह से क्या हुआ था ना, इसे आप लघु संविधान के नाम से आप जानते हो। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। चलिए नंबर 6 पे चलते हैं। बताइए कि 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी, अब यहाँ पे मेन बात है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला और दूसरा को, तीसरा को पढ़िए, जो सही जवाब है वो बताना है। तो देखिए इस रिपोर्ट में 146 सदस्य देश को शामिल किया गया, सही बात है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही। इस सूची में भारत 136वें स्थान पर है, एकदम ये भी सही बात है। ये सारे सही बात है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे पूछ लेगा ना, भारत का पड़ोसी देश जैसे चीन है, चीन जो है इसमें कितने स्थान पर रहा, किसमें? यहाँ पे आप देखिए, पहले विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के ही बारे में आपको बताया जा रहा है 2022 का। अगर आपसे चीन के बारे में पूछेगा, चीन 72वें पे रहा था। नेपाल पूछता है तो 84वें नंबर पे। बांग्लादेश पूछेगा तो 94 वाले नंबर पे। पाकिस्तान पूछ लेता है तो 121 पे रहा था। और श्रीलंका जो है यह 127वें नंबर पे रहा था। अब अगर टॉप 5 कंट्री पूछता है ना कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में ना 5 देश का नाम बताइए जो टॉप पर रहा था, तो नंबर 1 पे आपका था ये फिनलैंड। ठीक है। सेकेंड पे रहा था डेनमार्क। 3rd पे था आइसलैंड। इन सबको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से करेंट अफेयर्स का आपका यह सवाल बनकर यहाँ से आ सकता है, इसीलिए आपको सारी चीज़ के बारे में बता दिया जा रहा है। स्विट्जरलैंड आपको ध्यान रखना है। और आप नंबर 5 पे देख लीजिए नीदरलैंड है। इन 5 देश जो है टॉप 5 पर रहे थे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बताइए कि थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो थांगटा जो है ना मणिपुर से है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे पी को टिक कर दोगे। ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो मार्शल आर्ट है वो क्या नाम है? पश्चिम बंगाल का याद करिए अगर आपको ध्यान हो तो। लाठी खेला होता है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। केरल में कलाटी पैट्टू करके होता है, केरल में। अगर पंजाब के बारे में देगा तो आप पंजाब को याद करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या होता है? तो गतका नाम ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है। ये गतका वहाँ का मार्शल आर्ट है। नंबर 8 है कि गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टीन की खान के लिए यह प्रसिद्ध है। किम्बरले के बारे में आप जानते हो ना, हीरे की खान के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक अगर पूछेगा तो कौन सा राज्य है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ आपको बताना होता है। ठीक है। और वर्ल्ड में अगर पूछेगा कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश का आप नाम बता दीजिए, तो आपको क्या बताना है? चीन बता देना है। ठीक है। चाइना आपको यहाँ पे बताना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस तथा फिनलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, आप जानते हो, उसका नाम बताइए, क्या नाम रखा गया है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में ना मेन रहीम है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए जो आपका कुछ कुछ और है इंपॉर्टेंट समझिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में आप जानते हो ना कौन सा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है ना। भारत चीन के बीच में मैकमोहन है। भारत और अफगानिस्तान पूछता है तो डुरंड रेखा है। ठीक है। अब आ जाइए दूसरे कंट्री पे भारत को छोड़ के।
सीज फ्राइट जर्मनी फ्रांस के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा पूछता है तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। कौन कौन सा उत्तरी और दक्षिणी? तो 38वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में अगर पूछेगा तो याद करिए कौन सा है, तो जर्मनी और फ्रांस, मैगिनॉट हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और जर्मनी पोलैंड पूछता है तो हिंडरबर्ग रेखा बताना है। अमेरिका कनाडा के बीच में पूछता है तो ये 49वां जो समानांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब आ जाइए नंबर 10 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बताइए। ऑप्शन डी 8.6% आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, देखिए अगर 2011 को छोड़कर आप चले जाइए पहले, सबसे पहला जनगणना कब हुआ था भारत में? सबसे पहला जनगणना आपसे पूछा जाता है तो वर्ष 1872 में सबसे पहला जनगणना हुआ था भारत में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो। आपको ध्यान रखना है, सवाल बनकर आता है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए उसके बाद ना 1881 का जनगणना हुआ था। ठीक है, 72 के बाद जो 81 का हुआ था ये पूछेगा किसके समय में हुआ था, तो रिपन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। देखिए यहाँ पे ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 72 में किसने किसके टाइम में हुआ था और 81 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, छोटा सा बात है कि जैसे 81 में, ठीक है, स्टार्ट हुआ था और उसके हर 10 वर्षों के बाद 81 के बाद होना स्टार्ट हो चुका है। रिपन नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे रिबन होता है ना, धागा जिसको आप कहते हो, धागा से किसी भी चीज़ को आप बांध सकते हो, रिपन कहिए रिबन कहिए, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि रिपन से या फिर रिबन से हर 10 वर्षों में बांधने का काम स्टार्ट हो गया था। कब से? 1881 से हर वर्ष हो रहा है, ये तो आप जानते ही हो। 81 से बंधा गया था रिपन यानी कि रिबन के समय में, और एक जो इसके पहले 1872 में हुआ था वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात, जैसे 2011 के बारे में देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर ना दशकीय वृद्धि अगर पूछता है ना भारत का, तो 17.72% आपको बताना होता है। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा तो 382 आपका हो जाएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपसे अगर पूछेगा कि जो 2011 का जनगणना हुआ था इसमें सवाल कितना पूछा गया था, कितने सवाल थे इसमें, तो आपको 29 सवाल बताना होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 29 सवाल पूछा गया था। भारत में विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है पूछा जाता है, तो 17.5% आपको यहाँ पे बताना होता है। जनगणना 2021 को ले लीजिए, 2021 जो आपके लिए अभी होने वाला है या फिर शायद हो रहा होगा, बहुत ही जल्द आ जाएगा ये। 2021 का थीम क्या रखा गया है यह पूछा जा सकता है आपसे करेंट में, तो जन भागीदारी से जन कल्याण, ये 2021 का थीम है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में ये मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना में ध्यान रखिएगा बथुकम्मा उत्सव होता है। इसके अलावा और भी कहिए कि एक मेला लगता है वहाँ पे तेलंगाना में, कौन सा, तो मेदाराम जतारा करके होता है। अगर पूछेगा तेलंगाना के सीएम कौन है बताइए, मुख्यमंत्री का नाम, तो के यहाँ पे आपको चंद्रशेखर राव ध्यान रख लेना है। ठीक है, और यहाँ के अगर गवर्नर पूछते हैं यानी कि राज्यपाल तो याद करने की कोशिश करिए, सुंदर राजन। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल है अभी। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में जल मंदिर पूछेगा किस धर्म का तीर्थस्थल है, बौद्ध या फिर जैन, तो आपको यहाँ पे जैन बता देना होता है। आप जानते हो जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक और 24वें कहिए या फिर अंतिम तीर्थंकर कहिए वो कौन थे, तो महावीर स्वामी रहे थे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना होता है आपको। नंबर 13 बताइए कि
जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पुष्पचूला नाम ध्यान रख लेना है यहाँ पे। जैन साहित्य को अगर पूछेगा क्या कहा जाता है, याद करिए तो जैन साहित्य को आप किस नाम से जानते हो? तो आगम के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली से बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर अगर पूछता है ना, नागर शैली, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे बता देना होता है। नागर शैली में और कुछ कुछ मंदिर को समझ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। लिंगराज को आपने देख लिया, भुवनेश्वर में है। सूर्य मंदिर है कोणार्क में। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कंडारिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में है। सूर्य मंदिर मोढेरा। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू में है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान रखेंगे। ये सारे जो आपको बताया गया नागर शैली का है। कौन कौन सा? लिंगराज, कंडारिया जैन, ये दिलवारा का जैन मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का, ठीक है, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए द्रविड़ शैली के तहत जो अगर पूछेगा कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो महाबलीपुरम है, कांची मंदिर है, फिर आपका तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, वृद्धेश्वर मंदिर है, ये सारे द्रविड़ शैली के ही बने हुए हैं। बेसर शैली में अगर पूछ लेगा कौन सा, तो कैलाश मंदिर है एक, एलोरा का ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट काल का ऐहोल मंदिर है। ये सारे, ये दोनों जो आपको बताया ये बेसर शैली के हैं। नंबर 15 बताइए, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति या फिर निकाय दोनों के खिलाफ में जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है यहाँ पे जो सुमेलित यानी कि मैच किया हुआ नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे। देखिए ये जो आपका नूनीज है ना, पुर्तगाल, सही है, ठीक है, यात्री थे पुर्तगाल के। मार्को पोलो आप जानते हैं इटली के थे। निकोलो डी कॉन्टी इटली के ही थे। और डोमिंगो पायस तुर्की का ये हो जाएगा नहीं, ठीक है। डोमिंगो पायस अगर पूछेगा कहाँ का, तो ये भी आप ऐसे ले लीजिए, पुर्तगाल का है, ठीक है। यह जो है ना कहाँ का है, तो पुर्तगाल का आपको देखना है, तुर्क का ये तुर्की नहीं थे। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पूछा जा सकता है कि राहुल श्रीवास्तव कहाँ के, तो तमिलनाडु बताना होता है, तमिलनाडु के हैं। इसके पहले 73वें ग्रैंड मास्टर अगर पूछ लेगा ना कौन थे, तो ये जो आपका भारत है ना, भारत को आप इसे भरत कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। भरत सुब्रमण्यम जो है ना, ये 73वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। और 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हैं ये आपके राहुल श्रीवास्तव हैं, जो कि कहाँ के हैं? तेलंगाना के ये रहने वाले हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर आपसे पूछा जा सकता है नाम, तो विजया लक्ष्मी आपको ध्यान रखना है। विजय लक्ष्मी बता देना है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। विश्वनाथ आनंद का नाम आप जरूर जानते होंगे। इनके द्वारा एक जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है माइंड मास्टर, ठीक है। और इनको यानी कि विश्वनाथ आनंद जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में दिया जा चुका है। विश्व शतरंज दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? इसके लिए आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कौन कौन सा देश स्थित है। तो ऑप्शन आपका देखिए, पराग्वे, ब्राजील, चिली, ये सब ना मकर रेखा पर है। बट यहाँ पे उरुग्वे जो है ना, यह मकर रेखा पर नहीं है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 की, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एमनेस्टी का लंदन में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ कुछ समझिए, जैसे यूएनओ है, यूएनओ और यूनिसेफ जो है ना, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में है, बता देना है, ठीक है। न्यूयॉर्क में है किसका किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष यानी कि यूनिसेफ आप कहते हो, इन दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO, ILO यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, और ISO, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा आपको यहाँ पे बताना होता है। खाद्य और कृषि का जो मुख्यालय है रोम में है।
खाद्य और कृषि का सांस्कृतिक संगठन, यानी कि जिसे आप यूनेस्को के नाम से जानते हो, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो पेरिस आपको बताना होता है। किसका? सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जो आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय आप जानते हो काठमांडू में है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन है जिसे आप ओपेक के नाम से जानते हो, यह दोनों वियना में है। कौन कौन सा है वियना में? तो पेट्रोल निर्यातक देश का संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का संगठन वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आप जानते हो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का पता ही होगा कहाँ पर है? हेग में है, यानी कि द हेग में है। निम्नलिखित में से बताइए कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध जो राजवंश था उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोल वंश रहा था। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक आप नाम ध्यान करिए तो क्या था? विजयालय। बहुत बार आपको बताया जा चुका है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय रहे थे। राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर कहिए या फिर तंजावुर आप कह सकते हो। चोल वंश का अंतिम राजा आपसे पूछा जाता है, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय, नाम ध्यान रख लीजिएगा। चोल काल में भूमि कर उपज का अगर पूछेगा कितना रहा था तो 1/3 पार्ट रहता था। चोल काल में पूछेगा सोने के सिक्के को मतलब क्या कहते थे, क्या नाम था उसका? तो कलंजू। इन सारे पॉइंट्स को याद रखते चलिएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए पल्लव वंश है ना, पल्लव के बारे में याद करिए। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। आपको अगर नाम ध्यान हो पल्लव के, या इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है टू द पॉइंट जो क्वेश्चन होता है ना, एकदम हूबहू क्वेश्चन यही नहीं आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो आप सुन रहे हो इसे भी ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी कोई पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो पल्लव वंश की राजधानी समझिएगा कहाँ था? कांची रहा था, यानी कि तमिलनाडु में जो कांचीपुरम ऐसे ही कहा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको ध्यान हो, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ थी राष्ट्रकूट की? तो मान्यखेत। भाषा कौन सा था यहाँ राष्ट्रकूट में? कन्नड़। ठीक है, चलिए अब नंबर चलते हैं 21 पे। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन रहे थे? ऑप्शन बी शिवाजी के ये समकालीन रहे थे। रामदास, आपको नाम ध्यान होगा ना, तो रामदास भी शिवाजी के ये समकालीन रहे थे। ठीक है, चलिए नंबर 22 चलते हैं। बताइए कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। आपको ये ध्यान होगा कि हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था काफ़ी फेमस देवरा का युद्ध 1531, चौसा हुआ था 39, बिलग्राम 40 और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। चारों को ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी देवेंद्र झाझड़िया, आपको नाम ध्यान रखना है। पद्म भूषण अगर पूछेगा ना, पद्म भूषण टोटल 17 लोगों को वर्ष 2022 में मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है बताइए? तो नंबर 24 का, ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लेंगे। ऑप्शन डी चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें टीपू पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य में क्या हुआ था? दिवंगत हो गया था। एकदम सही बात है यह। नंबर 25 पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन बी अर्जेंटीना में यह है। ठीक है, सहारा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, आपने ये पेटागोनिया देख लिया, अर्जेंटीना में है। गोबी मरुस्थल काफ़ी फेमस है, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? थार है, जानते हो आप, थार मरुस्थल फैला हुआ है। नंबर 26 है कि बौद्धों का प्रसिद्ध जो ताबो मठ है ना, किस घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन बी स्पीति घाटी में यह अवस्थित है। न्योरा घाटी देख रहे हो ना, ऑप्शन सी न्योरा घाटी के बारे में ध्यान रखिएगा कि दार्जिलिंग में यह है। ठीक है,
और इसको 1986 में ना 1986 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा चुका है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली, जो कि आपका उत्तराखंड में है। शांत घाटी, जिसे आप साइलेंट वैली जानते हो, केरल के कलपक्कम जिला में नीलगिरी पहाड़ी पर है। यह जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, बताइए क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ लेना है कि BR अम्बेडकर साहब जो थे ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, यानी कि ए का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। HC मुखर्जी जो हैं उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। TT कृष्णमाचारी जो है ये आपका हो जाएगा नंबर 2 सदस्य रहे थे प्रारूप समिति के। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे थे संविधान सभा के। इन चारों पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा जो भी सही हो। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ऑप्शन आप डी जानते हो, दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा। चलिए बताइए कि इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी बिहार। बताइए कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जोग गरसोप्पा जो है आप जानते हो शरावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में। चूलिया जलप्रपात आपको ध्यान हो राजस्थान में है चंबल नदी पर। हुंडरू जलप्रपात है झारखंड में स्वर्ण रेखा पर। शिव समुद्रम आपको याद आ रहा होगा कर्नाटक में कावेरी पर है। इन सबको आप याद रख लीजिएगा। झारखंड में जैसे आप जानते हो ना गौतम धारा है, दसन है, शाडनी है, ये सब झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी पर है कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। रारू नदी पर है गौतम धारा जो कि झारखंड में ही है। जो आपका कांची नदी आपको जस्ट बताया गया इस पर दसम जलप्रपात है झारखंड में ही। शंख नदी पर शाडनी जलप्रपात है जो कि झारखंड में ही है। नंबर 31 है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन ना खरगोश से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि बकरी से कौन सा ऊन प्राप्त किया जाता है? बकरी से, तो आपको पश्मीना बता देना होता है। पश्मीना जो है ना ये बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम का उत्पादन के लिए पूछेगा कौन सा राज्य है फेमस, तो क्या बताएंगे? कर्नाटक। ऊन के लिए राजस्थान। जूट का सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन? पश्चिम बंगाल में होता है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत बार आपको बताया जा चुका है। पूर्व का बोस्टन याद करिए, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का पूछेगा तो अहमदाबाद, भारत का भी अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का काटनोपोलिस पूछा जाता है तो मुंबई को आप कह सकते हो या कहेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है आपका। सारे पॉइंट्स आप रिकॉल करते चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन यहीं से आपका बनकर आएगा भी। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी राशि का होता है। नंबर 33 पे आ जाइए। सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा युग्म है बताइए तो। ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका जलवायु परिवर्तन के लिए सही हो जाएगा। देखिए कुछ बात को समझ लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल तो आपका जलवायु परिवर्तन से है, सही है। रामसर अगर आपको ध्यान हो तो नम भूमि के संरक्षण के लिए रहा था। बेसेल संधि जो था, जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होता है ना उससे निपटारे के लिए संबंधित ये संधि रहा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से रिलेटेड था। अब आप यहाँ पे समझिए रामसर संधि कब हुआ था? आप फटाफट याद करिए अपने मन में। रामसर संधि कब हुआ था? 1971 में। वियना समझौता था एक, वियना करके माफ़ कीजिएगा, वियना समझौता था 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बताएंगे कब हुआ था? 1987। क्योटो जो आपको बताया जा चुका है, क्योटो 1997। किगाली कब हुआ था? किगाली 2016 में। सबको ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है आधारित है किस पर? ऑप्शन सी
एकदेववाद पर ये आधारित है। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता ही है, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय जो है ना, भारत में नव जागरण के अग्रदूत, सुधार मतलब आंदोलन में प्रवर्तक कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता के जनक से संबोधित इनको किया जाता है, राजा राम मोहन राय को। 35 बताना है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 में है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, 36 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी। संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा में लोकसभा के समान शक्तियाँ अगर पूछेगा तो बता देना है। बताना है कि थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने ध्यान दिया होगा कि खेल से एक सवाल हर एक प्रैक्टिस सेट में, अभी तक मैं आपको 100 से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है, खेल से जो है सवाल आना तय रहता है। इसे अच्छे से आप समझ लीजिए। अभी अच्छे से देखिए, थॉमस कप 2022 में उपविजेता का नाम पूछता है तो इंडोनेशिया आप आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, थॉमस कप जो है किस खेल का ये खेल है, इसमें कौन सा खेल खेला जाता है, तो बैडमिंटन आपका हो जाएगा राइट आंसर। उपविजेता तो आपने देखा, अब सवाल है कि विजेता कौन था, आपका अपना देश भारत रहा है। उबेर कप हुआ था 2022 जो कि बैडमिंटन का ही था। इसमें आपका जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, यह रहा था विजेता और चीन रहा था उपविजेता। एशिया कप जो हुआ था 2022 में पुरुष वाला, इसमें भारत ने जीता था पद और उपविजेता रहा था इसमें कौन, इंडोनेशिया बता देना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है ना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 3 मई को होता है, इसका थीम क्या रहा था इस बार 2022 में, तो जर्नलिज्म वेटरनरी रिजिलेंस करके था। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनता है। विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। कैंसर दिवस विश्व का बताया जा रहा है 4 फरवरी। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को होता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च। सबको आप रिकॉल करते चलिएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोसाईनाथ की चोटी पर होता है कोसी नदी का संगम, मतलब ये उद्गम स्थल है। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे थे बताइए, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, नंबर 30 का, माफ कीजिएगा 40 का। 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष रहे थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, नारायण प्रसाद। 1875 के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था बताइए, ऑप्शन डी राइट आंसर, महाजनों के द्वारा ऊंचे ब्याज दर 1875 के दक्कन के दंगे का रीजन रहा था। ठीक है, चलिए नंबर 42 है। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। यह सवाल आपको अगर ध्यान हो बहुत बार काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। देखिए तुगलक हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, सबसे लंबी अवधि के लिए तुगलक और सबसे कम पूछता है तो आपको यहाँ पे बताना है खिलजी वंश। एक बार फिर से इसे देखिए, अब फिर अगर ये सवाल नेक्स्ट कभी सेट में आएगा तो आपको शॉर्ट में बता दिया जाएगा। यहाँ पे अच्छे से एक बार आप समझिए, गुलाम वंश रहा था। ठीक है, गुलाम वंश, फिर आपका आता है खिलजी, गुलाम के बाद आता है खिलजी, खिलजी के बाद आता है तुगलक, तुगलक इसके बाद आता है आपका सैयद, और इसके बाद आप ले लीजिए इसको लोधी वंश को। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश का शासन रहा था 1206 से 1290 तक। ये आपका हो जाएगा 6 और 90 का अंतर करेंगे तो 84 ईयर्स, 84 साल रहा था।
फिर आपका खिलजी रहा था 1290 से 1320 तक, टाइम पीरियड हो जाएगा 30 साल का। तुगलक वंश 1320 में स्टार्ट होकर 1414 तक ये शासन किया था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपका हो गया 94 ईयर्स के लिए। सैयद वंश को आप देखिए, सैयद वंश का रहा था 1414 से लेकर के 1450 तक। इसको आप माइनस करेंगे तो 36 होना चाहिए, 36 हो जाएगा, ठीक है। और आपका फिर लोधी वंश का शासनकाल रहा था 1451 से स्टार्ट होकर के 1526 तक। इसका आप घटाएंगे तो आपका आएगा 75 वर्ष। ये सारे टाइम पीरियड रहे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको किस चीज़ पे कर लेना है, गुलाम वंश का टाइम पीरियड आप देख लिए, खिलजी वंश का यहाँ पे है, तुगलक वंश का और सैयद वंश का, लोधी वंश का। ये सारे राज किए थे। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे सबसे लंबी अवधि के लिए तुगलक, सबसे कम के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ पे खिलजी बता देना है। चलिए अब नंबर 43 पे चलते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति का नाम बताइए, क्या रहा था। ऑप्शन ए काका साहेब कालेलकर आपको बता देना है, ठीक है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर रहे थे। अभी अगर पूछता है कि अभी अध्यक्ष कौन है पिछड़ी जाति आयोग के, तो क्या बताओगे आप। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भगवान लाल आपको बताना है, भगवान लाल साहनी करके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पूछा गया है आपसे, हर्ष चौहान, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित, अब आपसे पूछा जा रहा है जाति आयोग का, ध्यान देंगे जाति आयोग का, तो विजय करके कुछ है, विजय सांपला वगैरह करके कुछ इनका नाम है। बताइए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि जो याचिका है अर्थात यानी कि PIL है, इसकी शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन रहे थे। ऑप्शन डी राइट आंसर PN भगवती सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बताइए। ये जो चौथे में आपात उपबंध दिया है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। आपात उपबंध आप याद करिए, अनुच्छेद जो है 352 से 60 में दिया गया है, ठीक है। और भाग अगर पूछता है आपात उपबंध का तो ये आपको 18 बता देना होता है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है, क्या बनती है। ऑप्शन बी ज्वार भाटा राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी नीला पर्वत उद्यान के नाम से आप इसे जानते हो। अब यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो ऐसा समझ लीजिएगा, आपको अगर ध्यान हो तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहा था उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम पूछता है तो आपको हैली नेशनल पार्क बताना होता है। स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 1935 में हुआ था। किसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है, जिसकी की संख्या है आपका 11। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहाँ पर है तो लेह जनपद में है और नाम है हिमिस। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ऑप्शन डी एंथ्रासाइड में क्या होता है, कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा, तो 80 से लगभग 95% तक ये रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय उद्यान देखा था ना, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जल्द आपको टॉपिक वाइज बहुत सारा क्लास अब दे दिया जाएगा इन सब पॉइंट्स को, जो क्विक रिवीजन के रूप में रहेगा। जैसे आप समझिए अभी राजस्थान में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कहिए काफ़ी फेमस है, कौन कौन सा है, 2 के बारे में बताया जा रहा है। देखिए घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य है जो कि रणथंभौर में है, और जो आपका एक कुभलगढ़ अभ्यारण्य करके है यह भी राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर में डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा दोनों है जम्मू कश्मीर में। गुजरात में कौन कौन सा है,
गिर और नल सरोवर जो अभ्यारण्य है, उद्यान है, ये गुजरात में है। झारखंड में कौन कौन सा है? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और एक आपका था वो पलामू जिसे आप बेतला के नाम से जानते हो अभ्यारण्य है। बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी फेमस है। मिजोरम में पूछा जा सकता है तो आपको डाम्फा बता देना होता है। इन सब के बारे में आपको क्लास दे दिया जाएगा। आप एक बात और समझ लीजिए, जैसे आपका में कि यहाँ पे पूछ लेगा कांगेर घाटी काफ़ी फेमस है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है, याद रख लीजिएगा। अब बताइए कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करने का काम करती है? तो ऑप्शन बी, समान वायुमंडलीय दबाव को ये प्रदर्शित करती है। आ जाइए नंबर 50 पे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आपका। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछता है हैदराबाद बता देना है। रायपुर में कौन सा है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, याद रखेंगे। बेंगलुरु में है आपका कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में है मीना मंगकम करके हवाई अड्डा, काफ़ी फेमस है, सबको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हो ना, सेल का पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। खोज पूछा जा सकता है किसने किया था? अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और नाम किसने दिया था पूछेगा तो बेंडा उनका नाम था, इन्होंने नामकरण किया था। इसको आप कोशिका का इंजन के भी नाम से जानते हो, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे गॉल्जी काय है, पूछेगा इसकी खोज किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम बताइए खोज करने वाला का, तो आपको कैमिलो करके ध्यान रखिएगा। कैमिलो गॉल्जी ही नाम उसके साथ लगा रहेगा, आपका गॉल्जी के साथ गॉल्जी लगा रहेगा, खोज की गई थी। चलिए अब आ जाइए नंबर क्वेश्चन का 52 को देखिए और बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि कठोर जल जो है ये उपयुक्त नहीं है। किस चीज़ के लिए ना कठोर जल का यूज नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए पानी पीने के लिए नहीं होता है, कपड़ा धोने के लिए नहीं करोगे क्योंकि इसमें झाग वगैरह बनता ही नहीं है, बॉयलर्स में भी नहीं करते हैं, फसल की सिंचाई के लिए भी कठोर जल का यूज आप नहीं करते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अवेलेबल रहता है, विद्यमान रहता है? आपको पता होगा कैरोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 54 पे आइए, बताइए पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, उच्च ताप का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यहाँ पे आप नारंगी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारंगी सही जवाब हो जाएगा। या फिर आप कहिए ना कि लाल, या फिर आप कहते हैं कि गहरा, जो गहरा मतलब नारंगी रंग होता है, इस कलर का ये होता है। और जहाज की दुर्घटना के बाद ना ये फिर आसानी से मिल जाता है और रीजन पता चलता है कि आखिर जहाज में कोई प्रॉब्लम आया था तो क्यों आया था, कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो किस रीजन से हुआ था। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। ऑप्शन सी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए नाइट्रोजन किस चीज़ के लिए एक आवश्यक तत्व है, पूछा जा सकता है ना। तो जो पौधे होते हैं ना, इनकी पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नाइट्रोजन। नंबर 57 है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी मानी गई है? तो लगभग 85 डेसिबल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये मान्यता किसने दिया है पूछेगा तो WHO के द्वारा ना 85 डेसिबल तक इंसान सुन सकता है, ठीक है। इसके ऊपर का सुनता है तो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं इसमें पूछेगा कितने डेसिबल का यूज होता है। नॉर्मली बातचीत में थोड़ा इंसान तेज भी बोलता है तो 30 से 40 होता है। अब समझिए 30 से 40 नॉर्मल जब होता है, इंसान अगर सोया हुआ है तो कितने डेसिबल की ज़रूरत पड़ेगी? 50 डेसिबल का साउंड होना चाहिए। और जैसे आपका ये
110 डेसिबल है। बताइए तो ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, क्या आप इसे याद कर पा रहे हैं? तो बिजली जो चमकता है, बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ आती है, 110 इसका ये रहता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का आपने बी नंबर देख लिया, राइट आंसर है कड़े जाले में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस रीजन से होता है बताइए? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? ऑप्शन सी राइट आंसर 50 सेंटीमीटर होता है। P बराबर आपको पता है 1/f होता है, इस पे आपको इसे निकाल लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखिए स्टील, ब्रॉन्ज और पीतल तो है, बट तांबा जो है यह नहीं है। तांबा तत्व ना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में मिलता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताइए कि सूची 1 का सूची दूसरे से मिलान करके कौन सा सही हो जाएगा? देखिए सामान्य लवण के लिए आप बैरियम क्लोराइड का ऐसे करेंगे, इसको आप क्या लिखते हो? BaCl2 आपका हो जाएगा। अम्लीय लवण के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट आपका यानी कि नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, NaHCO3 हो जाएगा। क्षारीय लवण के लिए आपको फेरिक ऑक्साइड यानी कि चौथा वाला टिक करना है, जैसे आप FeOH3 कहते हो। और द्विक लवण के लिए आपका एक बच गया, फिटकरी यूज करोगे। इसका फॉर्मूला फिटकरी का याद करिए तो क्या होता था? तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे याद करिए, K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 3, ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू लिखा जाएगा 24H2O आपका हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 62 बताइए निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धान में, ठीक है। नील हरित शैवाल का यूज जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए धान की फसल में किया जाता है। नंबर 63 बताइए प्लवमान गति, जिसे आप जंपिंग जीन के नाम से जानते हो, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था? अगर आपको ध्यान हो तो ऑप्शन सी बारबरा मैकलिंटॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा कि प्लवमान जीन जो है ना, जिसे आप जंपिंग जीन कहते हो, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक थे। 1983 ईस्वी आप याद कर लीजिएगा। इस टाइम में ना इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। किसके लिए? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1983 में बारबरा को किया जा चुका है। नंबर 64 है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। नंबर बी राइट आंसर, दूरदृष्टि में पास की वस्तु इंसान नहीं देख सकता है सही से, ठीक है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये लगभग माना जाता है ना, एवरेज अगर आप निकालेंगे ना तो अल्जाइमर कितने वर्षों के एज में होता है? तो 48 से 65 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको ये होने का ज़्यादा चांस रहता है। देखिए मलेरिया में जानते हो ना, आरबीसी और जो तिल्ली होता है इसको ये प्रभावित करता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को, हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है, खसरा जो है पूरा बॉडी को करता है, ट्रेकोमा आँख में ये प्रॉब्लम होता है ट्रेकोमा से, ठीक है। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करती है, क्षय रोग और जो निमोनिया है फेफड़ा को प्रभावित करती है। पोलियो आप जानते हो ना, गला कहिए, रीढ़ कहिए, नाड़ी वगैरह कहिए, सबको प्रभावित करता है। एड्स पूरे जो आपका मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली होता है इसको ये डैमेज करने का काम करती है। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र के नमूने यानी कि सैंपल में क्या होता है? तो देखिए डायबिटीज़ से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो सैंपल में सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन है यहाँ पर जो असत्य यानी कि गलत है? देखिए, जल में अधिक विलय होता है विरंजक चूर्ण, यह आपका सही है। हल्के पीले रंग का यह होता है, सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ऑक्सीकारक है कहा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे समझिए, इसे आप विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हो, ठीक है, विरंजक चूर्ण आप इसे कहते हो। अब देखिए, इसका अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा क्या होता है बताइए, CaOCl और Cl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है? तो ऑप्शन सी, उच्च संचालन शक्ति होता है, राइट आंसर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए। अच्छा 69 रहा ना, 69 देखिए, कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? अगर 4:9 है तो उनके वेग का अनुपात 2:3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि इस कथन पर विचार करिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। नंबर 70 का आपको ये बताना है। देखिए 70 का आपका राइट आंसर, सबसे पहले फर्स्ट को पढ़िए, जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, हाँ ये सही है। नंबर सेकेंड है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक विशिष्ट वेग को प्राप्त करता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य होते हैं, नहीं शून्य नहीं होते, यह गलत होगा। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, हाँ यह सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 71 है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पित्त अम्ल में और लाइपेज में, यानी कि पहला और दूसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन अच्छा सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नंबर 72 है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली क्या होता है गैस? तो ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हो। नाइट्रस ऑक्साइड का को अणुसूत्र यानी कि आप N2O के नाम से भी जानते हो। देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को आप जानते हो ना, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जैसे इसको आप हैप्पी गैस के नाम से जानते हो, यानी इंग्लिश में से हैप्पी गैस कहा जाता है। इस गैस का ना सबसे पहले बार जो यूज किया गया था ना 1846 ईस्वी में ही कर लिया गया था, ठीक है। आज ये नंबर 73 पे बताइए कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिरता है बताना है। क्योंकि ना गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है ये तल के अंदर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 74 है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कूल्हे का जोड़ का जो प्रतिस्थापन है यह सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑर्थोप्लास्टी का ना नॉर्मल अर्थ होता है ना जोड़ना यानी कि निर्माण करना होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक कर देना होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए सोडियम की तो जरूरत नहीं पड़ती है, देखने के साथ आप समझ गए होंगे। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पौधे के विकास के लिए पूछेगा ना टोटल कितने तत्व को चुना गया है कि क्या क्या होना ही चाहिए, टोटल संख्या आप समझ लेंगे कि 17 चीज़ को रखा गया है। इन सब का यूज 17 मतलब ऐसा तत्व है जो कि पौधे की वृद्धि में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 75 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बिहार सचिवालय जीएस से लिया गया था, जो कि आपका ज्ञान बिंदु का क्लास आपने अभी देखा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का इस क्लास के लिए मैसेज आ रहा था बार बार कि सर ये ज्ञान बिंदु को करवा दीजिए। तो सेट नंबर फर्स्ट अभी आपने देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इसका जो PDF है मैथ्स प्लस रीजनिंग का, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो PDF है क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दिया जाएगा। किसका? मैथ्स प्लस रीजनिंग का। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ABC एकेडमी के चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा। बिहार सचिवालय के लिए जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, सचिवालय के लिए काफ़ी सारा क्लास, साइंस वगैरह, लोसेंट क्राउन, बहुत ही कुछ है, आप उसे आकर एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द।